हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिस्टोरिकल टर्म्स की एक सीरीज शुरू की है। जब जब भी मुझे टाइम मिलता रहता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले भी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में बात की है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बात की थी, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी क्रम सिद्धांत के बारे में। फिर हमने बात की जनपद क्या होता है। उसके बाद राजतंत्र के बारे में हमने बात की, गणतंत्र के बारे में बात की हमने, और हमने बात की यज्ञ के बारे में, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार के बारे में भी हमने बात की थी, और ऋण के बारे में 3 तरह के ऋण होते हैं। तो आप पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं कुछ नई हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में जो आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, पीजीटी हिस्ट्री के लिए कर रहे हो, जो भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दंड नीति के बारे में। आज हमारे पास एक नई टर्म है दंड नीति। ठीक है, दंड नीति क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दंड क्या होता है। दंड एक क्या होता है, पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट। ठीक है, राजा के लिए जो निर्दिष्टित 4 उपाय थे उसमें से एक है साम दाम दंड भेद। ठीक है, बोलते हैं ना कि आपने अगर कोई भी काम करना है तो उसमें आप अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दीजिए। तो उसमें से एक पार्ट था दंड भेद। ठीक है, ये क्या होती है, एक हिसाब से भारतीय जो संस्कृति है, दंड उसमें एक पनिशमेंट के तौर पर ग्रहण किया गया है। ठीक है, दंड देने का अधिकार किसको होता है, राजा को होता। ठीक है, किंतु राज व्यवस्था के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी भी दंड दे सकते थे। ठीक है, राजा के जो न्यायिक अधिकारी थे वो भी दंड दे सकते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दंड नीति की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तीक्ष्ण, उत्साही और बेवसी तथा दुर्ग आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रु को गूढ़ पुरुष शस्त्र अग्नि द्वारा मार डाले। ठीक है, तो हमको दंड नीति का जो पहला उदाहरण किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने। कामदक के नीति सार में भी दंड के 3 भेद बताए गए। ये चीज आपने याद रखनी है। कितने भेद बताए गए, 3 भेद बताए गए हैं नीति सार के अंदर। इसमें कहा गया है कि शत्रु का धन हरण कर लेना, ठीक है, उसको शारीरिक कष्ट देना, या उसका वध कर देना। कि भाई या तो आप उसके धन को लूट लो, या उसके शरीर को आप कष्ट दे दीजिए, और या फिर उसका वध कर दो। तो ये 3 नीति जो है दंड नीति, नीति सार में बताई गई है जो कामदंग का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नागर, द्रविड़ और बैसर के बारे में। जो नागर द्रविड़ है ये मंदिर निर्माण की शैलियां है, यानी कि स्टाइल है। 3 स्टाइल है इसमें। भारतीय स्थापत्य कला एवं शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिरों, विशेषतः हिंदू मंदिर, ठीक है, हिंदू मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि नागर क्या होता है। देखिए, नागर जो है नगर शब्द से बना है। ठीक है, नगर शब्द से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर की संज्ञा दी गई। मतलब इन मंदिरों का जो निर्माण है नगर के अंदर हुआ, इसलिए इसको नागर संज्ञा प्रदान की गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 अंग होते हैं। ठीक है, 8 अंग होते हैं, वो हम आगे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे जब हम नागर शैली के बारे में वीडियो बनाएंगे। उसके 8 अंग होते हैं, गोपुरम होता है, शिखर होता है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं द्रविड़ शैली की बात। ठीक है, द्रविड़ शैली क्या है, दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की एक शैली है दक्षिण भारत के अंदर। यह शैली जो है दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण इसको द्रविड़ शैली बोला गया। ठीक है, इसको द्रविड़ शैली इसलिए बोला गया क्योंकि ये दक्षिण भारत में विकसित हुई। इसमें जो मंदिर का निर्माण होता है, आधार होता है, जो बेस होता है, वो क्या होता है, वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का होता है, यानी कि इस तरीके का होगा। ठीक है, आयताकार नहीं, वर्गाकार होगा ये। और गर्भगृह के ऊपर क्या है, ऊपर का भाग पिरामिडानुमा, मतलब सीधा होता है, पिरामिड के आकार का होता है। इसमें अनेक मंजिल होती है।
इस शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता ये है कि ये काफी ऊंचे और विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। इसमें प्रांगण होता है, प्रांगण से घिरे हुए ये मंदिर होते हैं। ठीक है, कक्ष होता है, इसमें जलकुंड होता है, प्रांगण होता है, और प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है, गोपुरम। ठीक है, चोल काल में द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हमको मिलते हैं मंदिरों के। तो ये होगी आपकी द्रविड़ शैली, यानी कि द्रविड़ टर्म क्या है। अब हम बात करते हैं वेसर। वेसर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रित। क्या होता है, मिश्रित। ठीक है, मतलब नागर प्लस द्रविड़ शैली के मिश्रण से जो रूप बना उसको बेसर शैली हम कहते हैं। ठीक है, यह विन्यास में द्रविड़ शैली के रूप में नागर शैली का होता है। ठीक है, इसका जो विन्यास है वो द्रविड़ शैली का होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, रूप होता है, वो नागर शैली का होता है। दो विभिन्न शैलियों के कारण, यानी कि उत्तर में आपकी कौन सी थी, नागर शैली, और दक्षिण में जो है आपकी द्रविड़ शैली, इसके बीच का जो क्षेत्र है, स्ते के एक क्षेत्र पर बन गया। यहां इसके निर्माण में वेसर शैली, इस शैली में जो हमको मंदिर मिलते हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर आपकी कृष्णा नदी तक निर्मित किए गए, यानी कि जो बीच का भारत का पार्ट है उसके अंदर ये मिक्सचर जो है शैली है, बेसर शैली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्तूप, चैत्य और बिहार के बारे में। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात की नागर, द्रविड़ और वेसर शैली के बारे में, अब जो ये स्तूप और चैत्य और बिहार है ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो स्तूप के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। ठीक है, किसी चीज का ढेर, यानी कि टिलानुमा। ये अर्धचंद्राकार एक संरचना है, ये आप याद रख लीजिए कि ये अर्धचंद्राकार इस तरीके की एक संरचना बनी है, जिसके अंदर बौद्ध धर्म के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है, उसको बोला जाता है स्तूप। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैत्य। चैत्य शब्द चिता से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है चुनना। ठीक है, अर्थ क्या होता है, चुनना। चैत्य का अर्थ क्या है, चुनना, यानी कि ये चिता से बना है जिसका अर्थ होता है चुनना, और चिता के अवशेषों को चुनना, मतलब चिता से आपने कुछ चीजें अवशेष के तौर पर चुन ली है। ठीक है, हड्डी हो, कुछ भी अवशेष हो सकते हैं वो। ठीक है, ऐसे साधुओं की चिता भूमि या जल समाधि पर फिर उसके ऊपर जो निर्माण किया जाता है उसको बोला जाता है चैत्य। स्तूप इसका एक भाग है। ठीक है, चैत्य का ही पार्ट है स्तूप, एक इसका मतलब छोटा पार्ट है, जहां उन अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। जो आपने चिता से अवशेष लिए हैं, उन अवशेषों के ऊपर जो आपने चीज बिल्डअप की है उसको चैत्य बोला जाता है, और उसका ही एक पार्ट है स्तूप। ठीक है, अब बिहार क्या है, बिहार सिंपल सी चीज है, जो जहां पर बौद्ध भिक्षुओं का आवास है, इसको संगाराम भी बोला जाता है। ठीक है, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसको बिहार बोला जाता है, वो क्या कहलाता है, बिहार। नेक्स्ट है धर्म विजय। ठीक है, धर्म विजय का उल्लेख हमारे को अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक कहता है कि देवताओं के प्रिय धम्म विजय सबसे मुख्य विजय है। यह विजय उसे अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक उसने विजय प्राप्त की थी, जिसमें अंत्योक नामक यवन राजा तुर्मे जो था, कहाँ का शासक था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अंतिकीन, मग और अलिक सुंदर, दक्षिण की ओर चोल, पांडे और ताम्रलिपि तक प्राप्त की थी। ये सारी जो विजय है अशोक ने प्राप्त की है। तो धर्म के लिए की गई जो विजय है, धर्म के विकास के लिए, धर्म के रक्षा के लिए जो विजय की गई है उसको धर्म विजय कहा जाता है, और इसका वर्णन हमको अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सप्तांग। ठीक है, जिसको सप्तांग सिद्धांत भी बोला जाता है, 7 ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के जो 7 अंग है इसको 7 ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट बोला जाता है।
ये सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको मिलती है। अर्थशास्त्र में इसकी एक परिभाषा हमको दी गई है कि भाई राज्य के जो है 7 अंग, सप्तांग मतलब 7 अंग, सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही ये चीज दी है। मनुस्मृति और महाभारत के शांति पर्व में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है, इसके साथ साथ मनुस्मृति और महाभारत में भी हमको सप्तांग सिद्धांत मिलता है। यह राज्य को एक सजीव एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में तथा उसे 7 प्रकृतियों की समिष्ट निरूपित करता है। राजा के 7 अंग कौन से हैं? पहला है स्वामी, ठीक है, राज्य, फिर आएगा अमात्य, फिर उसके पास क्या है? भूप्रदेश भी होना चाहिए, यानी कि जनपद, दुर्ग, उसके पास बड़े बड़े दुर्ग होने चाहिए, कोष होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए, ठीक है, और सेना, और लास्ट अंग है मित्र। लास्ट जो अंग है वो है मित्र। तो राज्य के जो है स्टेट की जो है स्टेट, ये 7 ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट है, मतलब राज्य के 7 अंग। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये कौटिल्य की रचना है, आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जब भी मुझे समय मिलता रहेगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।